हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज इस दूसरे पार्ट में हम रजवाड़ों के विलय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल ध्यान से सुने। नोटबुक और पेन भी साथ लेकर बैठें ताकि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। रजवाड़ों का विलय। भारत जैसे आज़ाद हुआ उससे पहले ही अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी थी कि भारत आज़ाद होने के बाद में जो इसमें रजवाड़े हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये रजवाड़े क्या थे। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे था तो उस समय पूरा भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ब्रिटिश भारत कहते हैं, और दूसरा भाग था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़े। ये रजवाड़े जो थे, छोटे रजवाड़े भी थे, बड़े रजवाड़े भी थे, और कई कई रियासतें ऐसी थी जो कि बहुत छोटी थी। तो इस हालात में उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो तकरीबन 565 रियासतें थी। 565 रियासतें। अब इस प्रकार से आपको ये समझना है कि भारत जो है दो भागों में विभाजित था। एक तरफ ब्रिटिश, जिसपे एक वो भाग था जिसपे ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था। दूसरा वो भाग था जिसमें राजा लोग, जो राजा महाराजा वगैरह थे, वो शासन करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता जो है वो स्वीकार कर रखी थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दो भागों में पूरा बटा हुआ था। अब आगे चलते हैं कि जब भारत आज़ाद हो उस समय समस्या क्या आई। अब आपको समझना है कि समस्या क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी शासन ने घोषणा जब कर दी थी कि भाई ब्रिटिश जो प्रभुत्व वो खत्म होने के साथ ही रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे, तो अब जो समस्या है वो क्या थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय ये भी घोषणा कर दी कि जो रजवाड़े हैं वो अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान और भारत जो है दो नए स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। तो उन राजाओं के पास ये स्वतंत्रता दे दी गई उनको कि भाई वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, यानी कि जो रजवाड़ा है वो स्वतंत्र राज्य भी रह सकता है। अब ये जो फैसला है, अब समस्या क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। समस्या ये थी कि ये जो अधिकार है ये लोगों को देने की बजाय ये अधिकार राजाओं को दे दिया गया। यानी कि ये जो फैसला है कि भाई भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या आज़ाद रहें, ये अधिकार राजाओं को दे दिया गया। इस प्रकार से तो भारत की एकता और अखंडता के सामने सीधा सा खतरा ये बन गया था। चलिए देखते हैं रजवाड़ों के बारे में। इस मैप को देखकर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ मुख्य मुख्य जो रजवाड़े थे उनके बारे में। देखो, जो रजवाड़े थे वो भारत की तकरीबन 1/3 जमीन पर थे। 1/3 जमीन पर। जैसे ये मद्रास प्रांत के नीचे जो रजवाड़े आपको दिख रहे हैं, मद्रास प्रांत के रजवाड़े थे। ऊपर जैसे आते हैं मैसूर रजवाड़ा था, मैसूर रियासत जिसको हम बोलते हैं, ये हैदराबाद रियासत थी, काफ़ी बड़ी रियासत थी। इधर ये जूनागढ़ रियासत है, और ये बलूचिस्तान रियासत आ गई इधर। ये पूरा जो गुजरात जो रियासत पूरा, इसमें अजमेर, मेवाड़, राजपूताना, इधर ग्वालियर रियासत है, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल इंडिया में ये रियासतें थी। और ऊपर चलेंगे तो ये जम्मू कश्मीर की रियासत है ऊपर, इसके बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से इधर मणिपुर रियासत है, ठीक है, ये त्रिपुरा रियासत है। तो कुल मिला के 565 रियासतें उस वक्त थी। इस मैप को हम देखकर समझ सकते हैं। और अगर छोटा सा उदाहरण लें तो अकेले जूनागढ़ में ही जो है बाबरीवाड़, मनावदार, मंगरोल आदि जागीरें थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगभग 1/3 भाग पर रजवाड़े थे। तो ये एक बड़ी समस्या आ गई कि इतने बड़े भाग को, भारत की जो सीमाएं थी आज़ादी के बाद, उसमें ही जो 565 रियासतें थी, कि इतनी ज़्यादा रियासतों को किस प्रकार से भारत में मिलाया जाए या फिर एकता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इस समस्या ने थोड़ा और जो है भयानक रूप ले लिया जब कई राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे त्रावणकोर का राजा था,
उसने अपने आप को आज़ाद रखने का जो है निर्णय लिया। हैदराबाद का निज़ाम था उस्मान अली खान, उसने अपने आप को आज़ाद रखने का निर्णय लिया कि भाई हैदराबाद रियासत जो है वो ना भारत में जाएगी ना पाकिस्तान में, आज़ाद रहेगी। इसी प्रकार से भोपाल के नवाब ने, जो उस समय संविधान सभा थी हमारी, उसमें ना शामिल होने की बात कही तो सीधा सा ये था कि भाई वो आज़ाद रहना चाहते हैं। अब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जो सपना देखा था एकता और अखंडता का, और लोकतांत्रिक जो सपना था कि लोकतांत्रिक सरकार हम स्थापित करेंगे, उसके सामने एक बड़ी चुनौती इस समस्या की वजह से खड़ी हो गई। यानी कि अब रजवाड़े अगर आज़ाद रहेंगे तो हमारा जो शासन है वो किस तरह से लोकतांत्रिक बनेगा, ये एक बड़ी समस्या सामने आ गई। अब इस समस्या के प्रति सरकार का क्या नज़रिया था, सरकार का नज़रिया, अब सरकार क्या करना चाहती थी और उन्होंने क्या किया। देखो, सबसे पहले इसमें समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि सरकार का जो रवैया है वो क्या था, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस के इस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी कि जो रियासतें थी उनको आप किसी तरह से दबाव नहीं उनके ऊपर डाल सकते हो, उनको अपनी मन मर्जी से रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मुस्लिम लीग ने। लेकिन रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई, उसकी वजह से बहुत सारी रियासतों को तो भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। लेकिन जो रियासतें जो समस्या का सबब बनी वो रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। हम इस अध्याय में, आपके इस चैप्टर के अंदर, हम लोग हैदराबाद और मणिपुर के बारे में ही पढ़ेंगे। कश्मीर और जो बाकी रियासतें हैं उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सरदार पटेल उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले गृह मंत्री भी रहे। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसमें ये सरदार पटेल जी हैं और ये हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हैदराबाद को भारतीय जो है शासन में किस प्रकार से उसका विलय हुआ, भारत के अंदर उसको कैसे मिलाया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हैदराबाद जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त हैदराबाद जो है उसका नवाब या निज़ाम उसको कहा जाता था, निज़ाम उस्मान अली खान था। वो वैसे तो आज़ाद रखना चाहता था हैदराबाद को, लेकिन परोक्ष रूप से वह पाकिस्तान के पक्ष में था और उस समय वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। अब समस्या कहाँ आई? समस्या ये थी कि जब 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता निज़ाम ने किया, तो ये समझौता 1 साल के लिए था, लेकिन इसके साथ में भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ बातचीत अवश्य जारी रखी। अब समस्या ये थी कि हैदराबाद में तकरीबन 85% जो है वो हिंदू मेजॉरिटी लोग थे। इसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी, ठीक है। और दूसरी समस्या ये थी कि हैदराबाद जो है वो केंद्र में स्थित है, भारत के लगभग, आपने देखा होगा मैप में, मैंने दिखाया था अभी आपको, लगभग केंद्र में स्थित है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं थी कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान में मिलता है, क्योंकि 1947 में ये सुनने में भी आया था कि हैदराबाद के निज़ाम ने पाकिस्तान को जो है वो स्वीकृति दे दी है, लेकिन और पाकिस्तान से उसने हथियार भी मंगवाए, ऐसा भी उस समय जो है सुनने में आया। तो इसलिए समस्या ये थी कि भारत के अंदर इसकी स्थिति इस प्रकार से है केंद्र में, तो ये चिंता थी भारत के लिए कि भाई अगर हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में मिल जाता है तो भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए सरदार पटेल ने जो है सैनिक कार्रवाई करते हुए और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो सरदार पटेल की थी। 17 सितंबर और 1948 को हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा और जो है भारत में मिला लिया, क्योंकि हैदराबाद में जो आंदोलन चला था निज़ाम के खिलाफ, और ख़ासकर तेलंगाना के इलाके में किसानों ने निज़ाम के खिलाफ जो आंदोलन किया,
इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने रजाकार जो है एक अर्धसैनिक बल तैयार किया। रजाकार काफ़ी अत्याचारी मुसलमान थे और जिन्होंने गैर मुसलमानों पर बहुत बड़ा जो है अत्याचार किया, इवन महिलाओं को बहुत बड़ी जो है ज्यादतियाँ झेलनी पड़ी थी। तो 1948 के सितंबर में, जैसे मैंने आपको बताया, कि भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पा लिया और हैदराबाद जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी प्रकार से ये भारत का एक हिस्सा बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं मणिपुर में। मणिपुर जो है, मणिपुर का महाराजा बोधचंद्र सिंह, ये इन्होंने भारत सरकार के साथ में रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और बदले में इसको आश्वासन ये मिला कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और ये मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और चुनाव हुए। अब मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए, इस पर मणिपुर की विधानसभा में, चुनी हुई विधानसभा जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई थी, उस विधानसभा में गहरे मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टीज, वो चाहती थी कि नहीं मिलाना चाहिए। तो इसलिए भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला। बिना विधानसभा के फैसले को लिए या उससे परामर्श किए बिना ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाल के इसको भारतीय संघ में मिला लिया। तो इस प्रकार से आज भी मणिपुर के लोगों में ये नाराजगी और क्रोध देखा जा सकता है इसका, ठीक है। लेकिन इसी तरह से मणिपुर को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। अब चलो आगे चलते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा मणिपुर के बारे में और हैदराबाद को किस प्रकार से मिला लिया गया। एक कश्मीर के बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर्स में। जूनागढ़ और एक रियासत है, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जूनागढ़ जो है, इसमें जैसे मैंने बताया बाबरियावाड़, मनावदार, मंगरोल आदि जागीरें शामिल थी। जूनागढ़ की जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 80% हिंदू जनसंख्या। यहाँ के नवाब जो थे महाबत खान, यहाँ के नवाब थे महाबत खान, और ये जो है इन्होंने घोषणा कर दी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। लेकिन इससे जो है भारतीय संघ को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने सैनिक कार्रवाई द्वारा और जो है वहाँ पे एक जनमत करवाया। 1 दिसंबर 1947 को जो जनमत हुआ उसमें जूनागढ़ जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो गया और यहाँ की 99% जनता ने भारतीय संघ में मिलने का जो है समर्थन किया। तो इस प्रकार से जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में मिला दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से दोबारा सुने और नोट करके और अपने नोटबुक में लिखें और याद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।